चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं भारत के बिग बुल यानी राकेश झुनझुनवाला के उस शानदार सफर की जिसने दलाल स्ट्रीट का इतिहास बदल दिया। हम ना सिर्फ उनकी ऐतिहासिक कामयाबियों को समझेंगे बल्कि उन नाकामियों को भी खोलकर देखेंगे जिन्होंने आखिरी दम तक उन्हें जमीन से जोड़े रखा। सोचिए, साल 1985, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का शोर शराबा और जेब में कैपिटल कितना? सिर्फ 5,000 रुपए। ये कहानी किसी अमीर खानदान से नहीं बल्कि दोस्तों से उधार मांगे गए इन्हीं 5,000 रुपयों से शुरू हुई थी। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। जरा सोचिए, वो छोटी सी 5,000 की रकम बढ़ते बढ़ते 40,000 करोड़ रुपए से भी बड़े एम्पायर में बदल गई। बिल्कुल 40,000 करोड़। ये किसी हॉलीवुड फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, ये सॉलिड रियलिटी है। तो आखिर ये 5,000 रुपये का सपना और ये मिडिल क्लास ओरिजिन शुरू कहाँ से हुआ? मुंबई के एक बिल्कुल आम घर में एक इनकम टैक्स ऑफिसर के बेटे के रूप में उनका बचपन बीता। घर में दूर दूर तक कोई बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन डिनर टेबल पर रोज स्टॉक मार्केट और कंपनीज की ओनरशिप की बातें होती थीं। बस यहीं से इन्वेस्टिंग का कीड़ा लग गया। परिवार की जिद थी कि पढ़ाई पूरी हो, इसलिए उन्होंने पहले चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, लेकिन दिमाग तो बस दलाल स्ट्रीट पर ही सेट था। पर जब ट्रेडिंग के लिए पिता से इजाजत मांगी तो एक ऐसी कड़ी शर्त मिली जिसने सब कुछ बदल दिया। पिता ने साफ कह दिया, अपना पैसा खुद कमाओ, मुझसे 1 रुपया भी मत मांगना। जी हां, और इसी सख्त शर्त की वजह से उस नौजवान को दोस्तों से उधार मांगकर वो शुरुआती 5,000 रुपए जुटाने पड़े थे। अब यहां से शुरू होता है उनका पहला बड़ा ब्रेक थ्रू और कामयाबी का पहला स्वाद। मार्केट में आते ही नोट नहीं छापने लगे थे। शुरुआत में भारी नुकसान भी हुआ, जिसे उन्होंने खुशी खुशी मार्केट की ट्यूशन फी मान लिया। पर असली गेम तब बदला जब उनकी नज़र टाटा टी पर पड़ी। उन्होंने असम में सुधरती राजनीतिक स्थिति को पकड़ा और समझ गए कि इसका असर टी प्रोडक्शन पर जरूर होगा। सिर्फ 43 रुपए में शेयर्स उठाए और बस 3 महीने में वो 143 रुपए के हो गए। सीधा 3 गुना रिटर्न। ये वो पल था जब उन्हें यकीन हो गया कि उनका एनालिसिस एकदम सॉलिड है। और फिर आया साल 1989। आम चुनाव का डर पूरे मार्केट में घबराहट फैला रहा था, पर यही तो उनका मास्टर स्ट्रोक था। उन्होंने इस डर को पूरी तरह नजरअंदाज किया, भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी पर पूरा भरोसा रखा और सेसा गोवा पर दाव लगा दिया। नतीजा, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट देखते ही देखते 25 लाख बन गया। यहीं से राकेश झुनझुनवाला का नाम मार्केट में गूंजने लगा। लेकिन आइए अब उस लेगेसी ट्रेड की बात करते हैं जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, द टाइटन मास्टर स्ट्रोक। साल 2002। मार्केट में सभी एनालिस्ट चीख चीख कर कह रहे थे कि एक स्ट्रगल करती हुई घड़ी और ज्वेलरी कंपनी यानी टाइटन ट्रेडिशनल ज्वेलर्स के आगे बिल्कुल नहीं टिक पाएगी। पर उन्हें भारत के बढ़ते मिडिल क्लास पर पूरा विश्वास था। उन्होंने करीब 3 रुपए के भाव पर शेयर्स खरीदने शुरू किए और आगे चलकर वो शेयर्स 2,500 रुपए के पार निकल गए। 800 गुना रिटर्न। वाह! ये ट्रेड उनके अटूट धैर्य की जीती जागती मिसाल है। लोगों ने मजाक उड़ाया, मार्केट कई बार बुरी तरह गिरा, लेकिन उन्होंने दशकों तक अपनी पोजीशन नहीं छोड़ी। उनका मानना था कि उन्हें टाइटन पर इतना कन्विक्शन था कि वो रात को बिल्कुल चैन की नींद सोते थे। लेकिन एक सेकंड रुकिए, ऐसा नहीं है कि सफर हमेशा हरा हरा ही था। उन्होंने नाकामियों से भी बहुत कुछ सीखा और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। अक्सर हम कामयाबी को देखते हुए नाकामियों को भूल जाते हैं, लेकिन उन्होंने हमेशा खुलेआम कबूल किया कि एप्टेक, ज्योमेट्रिक सॉफ्टवेयर और नागार्जुना कंस्ट्रक्शन जैसी कई पोजीशंस में उन्हें भारी नुकसान झेलना पड़ा। और 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस में तो उनके पोर्टफोलियो को $1 बिलियन, जी हां, पूरे $1 बिलियन तक का मैसिव झटका लगा था। पर यही एक आम इन्वेस्टर और बिग बुल में फर्क है। उनका सीधा सा फंडा था, नुकसान को कबूल करो, उसे सीखने की फीस समझो और अपने ईगो यानी अहंकार को दरवाजे के बाहर रख दो। वो ठीक ही कहते थे कि रोने से कुछ नहीं मिलेगा, गलती सुधारो और बस आगे बढ़ो। इस पूरे सफर में उनका कॉन्ट्रेरियन माइंडसेट पूरी तरह चमकता है। जरा ध्यान दीजिए, जब 2008 और 2020 के कोविड क्रैश में आम रिटेल इन्वेस्टर्स डर के मारे अपने शेयर्स बेच रहे थे, तब ग्लोबली फैले इस पैनिक के बीच उन्होंने जमकर खरीदारी की। डर में खरीदना और लालच में बेचना, यही उनकी फिलॉसफी थी। अब आते हैं उनकी आखिरी उड़ान पर, आकाशा एयर और उनका वो आखिरी सपना। गिरते हुई सेहत के बावजूद मार्केट और नए निर्माण के लिए उनका जुनून कभी कम नहीं हुआ।
एक तरफ किडनी की समस्याओं के चलते डायलिसिस चल रहा था, फिर भी उन्होंने एक नई अफोर्डेबल एयरलाइन अकासा एयर लॉन्च कर दी। 7 अगस्त को व्हीलचेयर पर बैठकर उन्होंने खुशी-खुशी उसकी पहली कमर्शियल फ्लाइट देखी और ठीक एक हफ्ते बाद 14 अगस्त को 62 साल की उम्र में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनके जाने का असर देखिए। बीएसई में 1 मिनट का मौन रखा गया। ट्विटर पर दिन भर वो टॉप ट्रेंड करते रहे। भारत के आम इन्वेस्टर्स का दुख साफ बता रहा था कि वो सच में लोगों के ट्रेडर थे। उन्होंने हर उस आम परिवार को हिम्मत दी थी जो स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा करने का सपना देखता था। तो इस शानदार सफर से हम और आने वाली जनरेशन्स क्या सीख सकते हैं? आइए उनके कुछ गोल्डन रूल्स पर नजर डालते हैं। ये वो नियम हैं जो उन्होंने जिंदगी भर माने। सबसे पहला, देश की मैक्रो ग्रोथ स्टोरी पर विश्वास रखना। दूसरा, अपनी खुद की रिसर्च करना। तीसरा, धैर्य, पेशेंस को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाना। चौथा, अहंकार के बिना नुकसान को कबूल करना। और आखिरी लेकिन सबसे जरूरी, मार्केट के बाहर भी एक जिंदगी है, परिवार और दोस्तों के साथ उसे जीना और संतुलन बनाए रखना। तो सबसे अहम बात जो निकल कर आती है वो ये है कि उनकी इतनी बड़ी कामयाबी कोई रातों रात का जादू नहीं थी। ये दशकों का डिसिप्लिन, प्रोसेस और लॉजिक था। हर ट्रेड के पीछे एक क्लियर थीसिस थी, जहां इमोशंस की जीरो एंट्री थी। और आज के इस आधुनिक दौर में इस मैनुअल डिसिप्लिन को नए इन्वेस्टर्स एल्गोक्रैब जैसे मॉडर्न ऑटोमेटेड टूल्स के जरिए सिस्टमैटिकली अपने ट्रेड्स में लागू कर सकते हैं। और इस खास चर्चा को खत्म करते हुए एक काफी गहरी सोच सामने आती है। जब अगली बार मार्केट में पैनिक फैलेगा, तो क्या आने वाली जनरेशन इंसानी जज्बातों और डर पर निर्भर रहेगी या फिर उस अनशेकेबल डिसिप्लिन और ऑटोमेटेड लॉजिक पर? क्योंकि आने वाले वक्त में जब सिर्फ होशियार होना काफी नहीं होगा, तब ऐसी ही सिस्टम और प्रोसेस के जरिए असली वेल्थ बनाई जा सकेगी। जरा सोचिएगा इस बारे में।